नक्श की हंसी और नाचने का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ चित्रा का दिल बेचैन हुआ जा रहा था। ये देखकर भाग्या बोली, तमें छोड़ो नहीं बड़ी माँ, ढोक लो खाओ ढोक लो, उस आदमी के पीछे समय क्यों बर्बाद करना। न जाने नक्श के हाथ में क्या लग गया था, लेकिन उसके दिन की शुरुआत तूफानी हो गई थी। भाई साहब अपने कमरे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी सावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन सुबह ऑफिस आवर्स शुरू होते ही नक्श भानुशाली ग्रुप के ऑफिस जा पहुंचा। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉइज शॉक्ड रह गए और इसी के साथ उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है ये बड़े साहब से नौकरी मांगने आया है। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। नक्श भी लोगों के हाव भाव देखकर समझ गया था कि सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। सभी को इग्नोर करते हुए नक्श सीधा यशवर्धन भानुशाली के कैबिन के बाहर जाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोला, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है और इन्हें मेरी जरूरत है, मजा आना चाहिए। भले ही नक्श को कैबिन के बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने जैसे ही अपने कैबिन पर किसी के आने की आहट सुनी, वो फौरन अपनी कुर्सी से उठकर कैबिन से बाहर देखने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ सोचने के बाद दरवाजा खोलने पहुंच गए। अब यशवर्धन भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं निकला था। यशवर्धन और नक्श की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉइज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। तभी यशवर्धन भानुशाली ने अपनी एक नजर पूरे ऑफिस में घुमाई, जिसे देख सभी ने अपने चेहरे झुका लिए थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। यही वजह थी कि वो लोग फिर से चोरी छिपे उन दोनों को देखने लगे। इतने में यशवर्धन भानुशाली ने नक्श का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर आओ नक्श बेटा, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। नक्श बेवकूफ नहीं था, यशवर्धन के इस इशारे को वो अच्छे से समझ पा रहा था। यशवर्धन भानुशाली के कहने पर नक्श कैबिन के अंदर बढ़ चला था। नक्श जो कल तक चित्रा और अनिका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा हुआ था। यशवर्धन भानुशाली ने जब नक्श को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें भर आई और वो नक्श को निहारते हुए प्यार से बोले, नक्श बेटा कैसे हो तुम, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? नक्श को यशवर्धन भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये सब एक दिखावा है। इसलिए वो बड़े ही सरल और सीधे अंदाज में बोला, मेरे ख्याल में हमें अब सीधा काम की बात पर आना चाहिए। ये सब बातें तो आप कल मुझसे कर ही चुके मिस्टर भानुशाली। नक्श का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर यशवर्धन दंग रह गए और लगभग रोते हुए नक्श से बोले, नक्श बेटा तुम मेरे पोते हो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर गलती मेरी ही है और मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी उसी गलती की सजा पिछले कुछ सालों से हर रोज भुगत रहा हूँ। नक्श पर यशवर्धन भानुशाली की इमोशनल बातों का जरा भी असर नहीं हुआ और वापस से मुद्दे की बात करते हुए बोला, हम दोनों ही बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम यहाँ ये सब बात करने के लिए नहीं आए हैं। बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट काम की बात करें, नहीं तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही नक्श अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगा कि तभी यशवर्धन ने उसका हाथ पकड़ लिया और हड़बड़ाते हुए बोले, नक्श बेटा प्लीज मत जाओ, भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम अपने दादाजी को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे लिए और चेयर पर जाकर बैठ गया। तभी यशवर्धन ने नक्श की ओर देखा और कहा, बेटा मैं जानता हूं कि आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हारे पापा के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को इतना बड़ा बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिया, वो आज डूबने की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। मीडिया वाले पहले ही बात का बतंगड़ बना चुके हैं, जिससे अब हमारे क्लाइंट्स भी जानने लगे हैं। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे यह एहसास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्हें सच में उसकी जरूरत है। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। तुरंत ही नक्श ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा बताइए आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं? यशवर्धन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए नक्श से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने पापा की तरह ही इसे संभालो। नक्श ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं चाचा जी के अंडर काम करूं? यशवर्धन ने धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा, यशवर्धन की बात सुनकर नक्श मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसे इस तरह किसी के अंडर में काम करने के लिए ही बुलाना था तो इससे अच्छा फोन पर ही उसे सब कुछ बता देते। लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए नक्श ने सर उठाकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी यहाँ बात कंपनी और आपके फायदे की है, इसलिए रिश्ते नाते और पछतावा जैसे शब्दों को हम जरा पीछे छोड़ दें तो बेहतर होगा। मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जो मुझे खुशी दे सके, मेरा और मेरे डैड का खोया हुआ सम्मान लौटा सके। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस समय समय पर आपको मेरी कुछ शर्तें पूरी करनी होगी और बदले में आपको मुझसे जो चाहिए वो मैं आपको देता रहूंगा। नक्श के मुंह से शर्त वाली बात सुनकर यशवर्धन चौंक गए। उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए नक्श से कहा, शर्तें? अब तुम अपनों के सामने शर्तें रखोगे? नक्श ने मुस्कुराते हुए अपने दादाजी से कहा, तो क्या है ना दादाजी, पिछले 2.5 साल में मैंने जिंदगी की कई ठोकरें खाकर यही सीखा है कि इस दुनिया में सीधा और ईमानदार बनकर रहना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अब मुझे भी आज की दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ही बात करनी पड़ेगी।
शायद इसी में मेरी भलाई है, और वैसे भी जरूरत आपको है मेरी, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। नक्श की तीखी बातें सुनकर यशवर्धन भानुशाली सकपका गए। तुरंत ही उन्होंने नक्श से पूछा, अच्छा बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सवाल सुनकर नक्श के चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए नक्श ने अपनी पहली शर्त सामने रखी। मेरी पहली शर्त है कि अगर मैं ये कंपनी वापस ज्वाइन करता हूँ तो इस कंपनी का नया सीईओ मैं बनूंगा। नक्श की पहली शर्त ने ही यशवर्धन को झटका दे डाला और वो चौंकते हुए बोले, क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? नक्श, तुम अपने चाचा की जगह कैसे ले सकते हो? नक्श ने जब अपने दादाजी की बात सुनी तो उसने मुस्कुराकर तंज कसते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे चाचा जी ने मेरे डैड की जगह ली। मैं जानता था कि आपने मुझे यहाँ चाचू के बिजनेस को बचाने के लिए बुलाया है। लगता है आपको भी अपनी गलती का एहसास नहीं है दादू। नक्श की बात सुनकर उसके दादाजी ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन। और इसी के साथ यशवर्धन सोच में पड़ गए। होश संभालने के बाद यशवर्धन ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? नक्श ने अपनी दूसरी शर्त बताते हुए कहा, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं कंपनी में वापस तभी आऊंगा जब मुझे काम करने की पूरी फ्रीडम मिलेगी। मुझसे कोई सवाल नहीं करेगा। कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ मेरे जुरिस्डिक्शन में होगा। नो इफ नो बट। शर्तें अभी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी होगी भी नहीं। इस कंपनी को मेरे हिसाब से चलना होगा। नक्श की इस बात पर भी यशवर्धन कुछ देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर बोले, तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ये शर्तें मंजूर है। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय भी नक्श का साथ देते हुए नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। यशवर्धन ने अपनी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने के बाद नक्श से कहा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम अगले हफ्ते से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक अग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। अग्रीमेंट पेपर देखते ही यशवर्धन ने अपनी नजर उठाई और नक्श से कहा, यह क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नक्श ने बिना किसी इमोशन के अपनी बात सामने रखी। जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ हुआ है उसके बाद मैं आपके साइन पर ही सिर्फ भरोसा कर सकता हूँ, और इस पेपर की मैं कॉपी भी लेकर आया हूँ। आप जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें और मेरी बात को दिल पर ना लें। आखिर आप मेरे दादाजी हैं, इतना तो आप अपने पोते के लिए कर सकते हैं। शायद आपका पछतावा भी कम हो जाएगा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन ने पेन उठाया और उस अग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिया। मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला आया और जाते जाते अग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। ऑफिस से बाहर आते ही नक्श के चेहरे पर एक अजीब खुशी थी। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये सब सोचते हुए नक्श ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन खुद से कहा, भले ही मैं अनिका को अपनी सच्चाई इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है, जैसे मेरे हाथ में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो आज तक मेरे ऊपर हंसते आए हैं। बगावत की शुरुआत हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ घर पर अनिका और चित्रा इस बात को लेकर हैरान थे कि नक्श उन्हें बिना बताए अचानक कहां गायब हो गया। चित्रा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और अनिका एक कोने में बैठी लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। अनिका ने चित्रा से कहा, मम्मी नक्श कहाँ है? क्या आपको कुछ बता कर गया है? चित्रा ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मने खबर न थी, कल से उसका रूप बदल सा गया है। राक्षसों की तरह हंस रहा है, नाच रहा है। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता निका, वो मनचला होता जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे लाइन पर लाना ही पड़ेगा। लाइन पर लाना पड़ेगा? यानी चित्रा और अनिका मिलकर नक्श के साथ क्या करने का सोच रहे थे? और क्या वो नक्श का अब कुछ बिगाड़ भी पाएंगे? नक्श के बारे में तो ना तो अनिका कुछ जानती थी और ना ही नक्श के दोस्त। आखिर इसकी क्या वजह रही होगी? क्या नक्श को भी साइलेंट और वायलेंट रहना पसंद था? वैसे नक्श के नाचने और राक्षस की तरह हंसने के पीछे का क्या कारण था? क्या लॉटरी लग गई थी भाई साहब की? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम।